हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपका फार्मर्स लव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कृषि पर्यवेक्षक की इस कड़ी में अपन जो प्रीवियस क्लास थी अपनी, उसमें अपन ने जो फर्टिलाइजर्स का जो क्लासिफिकेशन एंड अबाउट फर्टिलाइजर जो पूरा डिटेल से पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा कुछ रह गया था, एक क्लासिफिकेशन जो यानी कि फर्टिलाइजर का इफेक्ट कैसा होता है सोइल पर, अम्लीय प्रभाव होता है या क्षारीय प्रभाव होता है, उस प्रभाव के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन रह गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो जो फर्टिलाइजर्स है वो दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू इफेक्ट, मतलब मृदा पर प्रभाव के आधार पर। एक तो होते हैं अम्लीय, यानी कि जो मिट्टी को अम्लीय बनाएंगे। एक होते हैं क्षारीय, जो मिट्टी को क्षारीय बनाएंगे। उदासीन भी होते हैं, लेकिन उदासीन का इतना एक दो उर्वरक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो मुख्यतः क्वेश्चन एक तो ये आते हैं कि कौन से अम्लीय हैं, कौन से क्षारीय हैं। अब देखो क्या होता है कि कोई भी जो अम्लीय उर्वरक है देखिए, कोई भी जो एसिडिक यानी कि अम्लीय जो उर्वरक है, अगर आप उसका यूज करेंगे तो मृदा पर अम्लीय प्रभाव होगा। अब अम्लीय प्रभाव होना तो सही बात नहीं है, तो अम्लीय प्रभाव को उदासीन करने के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा? इसको उदासीन करने के लिए क्या यूज करते हैं? चूना, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या यूज करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो किसी भी अम्लीय उर्वरक के प्रभाव को उदासीन करने के लिए जितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर होता है, जितना चूने की आवश्यकता होती है, उसे अपन अम्लीयता तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिटी इक्विवेलेंट अम्लीयता तुल्यांक। और क्वेश्चन जो आता है वो इसी का आता है, इस चीज को आप ध्यान से समझे और सुने। अम्लीयता तुल्यांक कि 100 किलो जो उर्वरक होता है, 100 केजी कोई अम्लीय उर्वरक है, और इस 100 केजी अम्लीय उर्वरक के प्रभाव को उदासीन करने के लिए कितने किलो चूने की आवश्यकता होगी, उसको ही अपन क्या कहते हैं? अम्लीयता तुल्यांक। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और ये कई बार आ रखा है कृषि पर्यवेक्षक में, जेट में, अदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस चीज का आप ध्यान रखिए, क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है विद इन 10 मिनट। देखिए आप, तो अब आपके सामने बात करते हैं किस फर्टिलाइजर की अम्लता तुल्यांक कितनी होती है। चलिए क्षारीयता की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन जो उर्वरक है, कुछ उर्वरक और तुल्यांक की अम्लीयता, या अम्लीयता तुल्यांक बोल देते हैं, एक ही बात है, तुल्यांक की अम्लीयता। देखिए, जो भी उर्वरक होते हैं अम्लीय उर्वरक, मुख्यतः अमोनियम वाले जो उर्वरक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? मुख्यतः अमोनियम जो उर्वरक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही इस चीज को समझा दिया था, ठीक है। तो जो अम्लीय उर्वरक है अमोनियम वाले, इनके प्रभाव को उदासीन करने के लिए कितने चूने की आवश्यकता होगी, वो क्या कहलाता है अपना पास? तुल्यांकी अम्लता। अब ध्यान से समझे क्वेश्चन कैसे आएगा। यूरिया की तुल्यांकी अम्लीयता कितनी होती है? डीएपी की तुल्यांकी अम्लीयता कितनी होती है? जो भी अपने अम्लीय उर्वरक है उसकी तुल्यांकी, या क्वेश्चन क्या हो सकता है, निम्न में से किस उर्वरक की तुल्यांकी अम्लीयता सर्वाधिक है? निम्न में से किस उर्वरक की न्यूनतम है? इनका क्रम में व्यवस्था कीजिए तुल्यांकी अम्लीयता के अनुसार। इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चलिए अपन देखते हैं, बात करते हैं इस चीज के लिए। सबसे ज्यादा जो अम्लीय उर्वरक है वो होता है एनहाइड्रस अमोनिया। क्या होता है? एनहाइड्रस अमोनिया। यह एक तरल रूपी उर्वरक है, लिक्विड फॉर्म में आता है। इसे एक्वस अमोनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस अमोनिया। ध्यान देना इस चीज के लिए, दोनों नाम। चलिए, इसकी तुल्यांकी अम्लीयता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, वो होती है इसके लिए 148। अब इस बात को समझे, मतलब ये डिजिट लिखा है, इसका मतलब ये है कि 100 किलो अगर आप एनहाइड्रस अमोनिया यूज कर रहे हो, ओबियसली समझा पढ़ने भी इस चीज को कि अमोनियम वाला है तो अम्लीय है, तो उसका प्रभाव क्या होगा? अम्लीय होगा। और उस अम्लीय प्रभाव को उदासीन करने के लिए अपने को 148 केजी लाइम की अर्थात चूने की आवश्यकता होगी। यही तुल्यांकी अम्लीयता है, दैट्स क्लियर। देखिए, दूसरा जो सबसे खतरनाक अम्लीय उर्वरक है वो है अमोनियम क्लोराइड। कौन है?
अमोनियम क्लोराइड, इसकी जो तुल्यांकी अम्लीयता है वो है 128 kg। तीसरा जो उर्वरक है वो है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की जो तुल्यांकी अम्लीयता है वो है 1110 यानी कि 110 किलो। इसके बाद आता है अपने पास अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट ये भी अम्लीय उर्वरक, क्योंकि अमोनियम नाम में आ रहा ना सब अम्लीय है। इसकी तुल्यांकी अम्लता होती है 93। इसके बाद आता है यूरिया। यूरिया की होती है 83। इसके बाद आता है डीएपी। डीएपी की होती है 77। तो ये हो गया इनका एक घटता क्रम। आप इस चीज को बहुत ध्यान से सुने और ध्यान से समझे। मैं दोबारा समझा रहा हूं कि किसी भी अम्लीय उर्वरक के अम्लीय प्रभाव को उदासीन करने के लिए कितने किलो चूने की आवश्यकता होती है उसे अपन तुल्यांकी अम्लीयता कहते हैं। जिसकी तुल्यांकी अम्लीयता जितनी ज्यादा है इसका मतलब उसका अम्लीय प्रभाव उतना ही ज्यादा है, वो उतना ही ज्यादा अम्लीय है। तो क्वेश्चन कैसे हो सकता है, आपको चार ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा निम्न में से किस उर्वरक की तुल्यांकी अम्लीयता सर्वाधिक है। आपको चार ऑप्शन में देके पूछ सकता है कि तुल्यांकी अम्लीयता के घटते क्रम में व्यवस्था कीजिए, बढ़ते क्रम में व्यवस्था कीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ सब क्षारीय उर्वरकों पे। देखो जितने भी सोडियम वाले उर्वरक है स्पेशली, और कैल्शियम वाले जिनमें कैल्शियम शुद्ध रूप से पाया जाता है, वो आपके क्षारीय प्रकृति के हैं। इनका मृदा पर प्रभाव कैसा होता है, क्षारीय प्रभाव होता है। ठीक है, क्षारीय उर्वरकों के प्रभाव को भी उदासीन करने के लिए अपने को चूने की आवश्यकता अर्थात जिप्सम की आवश्यकता मेजर वैसे देखा जाए तो सेम वही चीज है। 100 किलो क्षारीय उर्वरक के प्रभाव को उदासीन करने के लिए कितने जिप्सम की आवश्यकता होगी, और उसी को अपन बोलेंगे तुल्यांकी क्षारीयता। क्या बोलेंगे, तुल्यांकी क्षारीयता। सेम चीज है, किसी उर्वरक की तुल्यांकी क्षारीयता आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो क्षारीय होता है वो होता है कैल्शियम साइनामाइड। आप इसका नाम लिख सकते हैं, इसे नाइट्रोलिम भी बोलते हैं, नाइट्रोलिम। ये ध्यान रखना, ये अलग नेम है इसका, नाइट्रोलिम। इसकी सबसे ज्यादा होती है तुल्यांकी क्षारीयता 63। इसका मतलब यह है कि अगर आप 100 किलो कैल्शियम साइनामाइड यूज करोगे मिट्टी में तो उसका प्रभाव क्या होगा, क्षारीय। तो उसके क्षारीय प्रभाव को रोकने के लिए या उसे उदासीन करने के लिए, प्रभाव को खत्म करने के लिए आपको 63 kg जिप्सम की आवश्यकता होगी। क्लियर। दूसरा है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, इस सोडियम नाइट्रेट का जो तुल्यांकी क्षारीयता है वो है 29। तीसरा है अपना डीसीपी, जो आपको कल नाम बताया था, डीसीपी डाई कैल्शियम फास्फेट। क्या है, डाई कैल्शियम फास्फेट। इस डाई कैल्शियम फास्फेट का जो तुल्यांकी क्षारीयता है वो है 25। और लास्ट में है आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट। कौन है, कैल्शियम नाइट्रेट। इस कैल्शियम नाइट्रेट की क्षारीय तुल्यांकी क्षारीयता होती है 21। इनको आप विशेष ध्यान रखें, एक बार अच्छे से देख ले, अच्छे से समझ ले, इनको राइट डाउन कर ले। सीधा क्वेश्चन आता है किसी उर्वरक की तुल्यांकी क्षारीयता कितनी होती है, किसी उर्वरक की तुल्यांकी अम्लीयता कितनी होती है। आप इसे एक बार जरूर देखें पूरा अच्छे से और इसे नोट करें। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बात करते हैं कि कुछ उर्वरकों में कुछ स्पेशल चीजें हैं, जैसे कि ये हो गया अपना, और इससे बाहर अपन कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, ताकि इसी पे रेगुलर हो जाएगा, अपने को रफ करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए, ग्रोमोर, एक ग्रोमोर उर्वरक होता है। ग्रोमोर जो होता है यह यूरिया अमोनियम फास्फेट का ट्रेड नेम है, व्यापारिक नाम है। यूरिया अमोनियम फास्फेट का ये व्यापारिक नाम है।
ये आता है 29:0 के ग्रेड में। अब आप इस चीज को समझे, क्वेश्चन क्या होगा कि ग्रोमोर क्या है। ग्रोमोर एक उर्वरक है। ग्रोमोर में क्या होता है, यूरिया और अमोनियम फास्फेट होता है। जब यूरिया और अमोनियम फास्फेट है तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। 29% इसमें दोनों होते हैं। ठीक है, एक अमोफोस बी होता है और इसके अलावा एक बायो सुपर बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो सुपर, बायो सुपर क्या है, बायो सुपर भी एक उर्वरक है जो रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट तथा सल्फर व सल्फर ऑक्सीकरण जीवाणु को मिलाकर बनाया जाता है। सल्फर प्लस सल्फर ऑक्सीकारक जीवाणु, ऑक्सीकारक जीवाणु। अब सल्फर ऑक्सीकारक जीवाणु कौन सा होता है, थायोबैसिलस। इस चीज का आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर का ऑक्सीकरण करने वाला जो जीवाणु है उसे बोला जाता है थायोबैसिलस। थायो वर्ड आ जाता है तो वो सल्फर को ही डिनोट करता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सल्फर मतलब थायो मतलब सल्फर। तो एक बायो सुपर हो गया, एक ग्रोमोर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि बायो सुपर क्या है। तो बायो सुपर एक रासायनिक उर्वरक है, किस किस से बनाया जाता है, रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फर और सल्फर ऑक्सीकारक जीवाणु। जो सल्फर ऑक्सीकारक जीवाणु है उसका नाम है थायोबैसिलस। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, चलिए, थायोबैसिलस। चलिए, तो ये हुई आज इस उर्वरकों में लास्ट एक छोटी सी चीज और उर्वरकों में रह रही है, मैं आपको कराना चाहूंगा। देखिए, वो है मंद मोचन उर्वरक। मंद मोचन उर्वरक, हिंदी में शुद्ध लिख रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स, SRNF, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। देखो क्या होता है कि नाइट्रोजन बहुत मोबाइल न्यूट्रिएंट है। अगर अपन मृदा में देखें दोनों है, इसमें मोबाइल फॉर्म भी है, लेस मोबाइल फॉर्म भी है। मतलब बहुत अधिक गतिशील फॉर्म जो होती है वो तो नाइट्रेट होती है, बहुत कम गतिशील फॉर्म होती है वो अमोनियम होती है। देखिए इसकी दो फॉर्म होती है। ये नाइट्रेट जो होता है ये ऋणायन के रूप में होता है, ये बहुत ज्यादा गतिशील रूप है। इसके अलावा जो अमोनियम रूप है ये धनायन के रूप में पाया जाता है, ये कम गतिशील रूप है। तो जब ये अमोनियम से नाइट्रेट बनता है तो इसका लॉस बहुत ज्यादा होने की संभावना रहती है, क्योंकि ये ज्यादा गतिशील है, ज्यादा गतिशील होगा तो निक्षालन ज्यादा होगा। इस वजह से मार्केट में आए मंदमोचन उर्वरक। और मंदमोचन उर्वरक में क्या होता है, अब आप इस चीज को समझे, मतलब इनका जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत धीरे, बहुत कम, बहुत धीरे निकलता है। मतलब अमोनियम से नाइट्रेट क्या बनता है, धीरे धीरे बनता है। तो जब नाइट्रेट धीरे धीरे बनेगा तो उसका निक्षालन भी कम होगा। तो इस चीज के लिए बनाए गए मंदमोचन उर्वरक। तो कौन कौन से मंदमोचन उर्वरक है ये आपको ध्यान देना है, ये समझना। क्वेश्चन सीधा होगा, निम्न में से कौन सा मंदमोचन उर्वरक है, मतलब जिसकी नाइट्रोजन धीरे धीरे रिलीज होती हो। मंद मतलब धीरे, मोचन मतलब रिलीज होना, निकलना। ठीक है, चलिए, सबसे पहले है जो आपको सबसे मेन है थायो यूरिया। आपने नाम सुना होगा, थायो यूरिया। थायो आ गया मतलब सल्फर आ गया। ये सल्फर कोटेड यूरिया होता है, इसके ऊपर सल्फर लिपटा हुआ होता है। सल्फर क्या करता है, नाइट्रिफिकेशन की क्रिया को रोकता है। तो नाइट्रिफिकेशन की क्रिया कम होगी तो नाइट्रेट कम बनेगा, कम बनेगा तो लॉस भी कम होगा। इसके अलावा थायो यूरिया का उपयोग किसमें करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रखा है, बहुत जरूरी चीज है। इसका जो उपयोग होता है वो होता है, थायो यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो कितनी होती है, पहली चीज तो 36%। आपको बता देता हूं, थायो यूरिया के 1% घोल का उपयोग आलू की सुसुप्तावस्था हटाने में किया जाता है। ये आलू के लिए सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा डोरमेंसी ब्रेकर है सुसुप्तावस्था हटाने के लिए। ठीक है, थायो यूरिया हो गया। नंबर 2 पे नाइट्रोपायरीन हो गया। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो हो गया नीम लोपित यूरिया। नीम लोपित, नीम कोटेड बोल दो, नीम लोपित यूरिया हो जाएगा। इसके अलावा नंबर 4 पे हो जाएगा और नीम लोपित नाइट्रोपायरिन हो गया। ऑक्सेमाइड,
ठीक है। और नंबर 5 पे आ जाएगा लाख लोपित यूरिया, लाख लोपित यूरिया। इस चीज को आप ध्यान में रखना। ये इस वजह से मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट बात है वो सिर्फ और सिर्फ थायो यूरिया है। थायो यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 36%। थायो यूरिया क्या है? सल्फर कोटेड यूरिया में था। थायो मतलब सल्फर, इस चीज का आप ध्यान रखें। ये सल्फर कोटेड यूरिया है, ये मंदमोचन उर्वरक है। ये एक प्रकार का, इसको क्या बोलते हैं अपन, इनको क्या बोल सकते हैं? नाइट्रीकरण अवरोधक है। ये क्या है? नाइट्रीकरण अवरोधक। ये पदार्थ क्या करते हैं इसमें? ये नाइट्रीकरण की क्रिया इसमें कम होती है। नीम की खल होती है वो भी नाइट्रीकरण की अवरोधक होती है। नीम कोटेड जो यूरिया होता है वो भी तो सिंपल बात समझे आप भाई। अमोनियम जो होता है वो अमोनियम जो होता है इसका नाइट्रेट में जो परिवर्तन होता है इसे ही अपन नाइट्रीकरण बोलते हैं। ये परिवर्तन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, होगा लेकिन धीरे होगा। धीरे होगा तो जितनी प्लांट को यूज आएगा उस हिसाब से होगा। एक तो बहुत फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है तो उधर नाइट्रेट, अब नाइट्रेट बहुत गतिशील फॉर्म है, नाइट्रेट इसको बोलते हैं, तो ये नाइट्रेट गतिशील फॉर्म है तो इसका नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। तो इस नुकसान को, नाइट्रोजन के लॉस को कम करने के लिए ही ये विकसित किए गए हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा क्या है? कुछ द्वितीयक उर्वरक होते हैं। मैं अलग से थोड़ी सी बात को समझिए आप। द्वितीयक उर्वरक, अब ये द्वितीयक उर्वरक क्या होते हैं? देखिए, सेकेंडरी फर्टिलाइजर ऐसे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों के अलावा द्वितीयक पोषक तत्व भी पाए जाए। इसमें कुछ मृदा सुधारक भी हैं इस कैटेगरी में, जैसे चूना है। अब चूना क्या है? मृदा सुधारक, क्योंकि चूने में क्या होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। इसके अलावा जिप्सम है, आप सबको पता है जिप्सम इंपोर्टेंट है। जिप्सम को वैसे अपन मृदा सुधारक बोलते हैं, लेकिन जिप्सम को हम द्वितीयक उर्वरक की श्रेणी में भी रखते हैं, क्योंकि जिप्सम मृदा को सुधारने के साथ साथ एक प्रकार से इसमें से कैल्शियम होता है, आपको पता 23.3% होता है, साथ में सल्फर होता है 18.6%। तो भाई सल्फर जो है वो एक पोषक तत्व भी तो है, कैल्शियम एक पोषक तत्व भी तो है, तो इनको बोलते हैं द्वितीयक। इसके अलावा जिनमें द्वितीयक पोषक तत्व पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 आप बोल सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं इसे। इसमें जो पोटेशियम होता है वो सबको पता है आपको 50%। इसके अलावा जो इसमें सल्फर जो होता है वो होता है 18%। ठीक है, इसके अलावा और भी कई उर्वरक है, लेकिन मेन है। इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट हो गया, जिप्सम हो गया। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट, मैंने आपको पहले बताया अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन तो है ही है, नाइट्रोजन तो कम होता है, नाइट्रोजन तो 20.6% होता है, साथ में सल्फर होता है 24%। तो ये है चीजें, ये सारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, दोनों सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। और चूने में होता 29% कैल्शियम, तो ये कैल्शियम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जिसमें पाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक उर्वरक। द्वितीयक पोषक तत्व गौण उर्वरक बोल दो, द्वितीयक को भी गौण भी बोला जाता है। अब आगे की बात करते हैं अपन। ये तो हो गया अपना उर्वरकों का काम, ठीक है। अब आज अपन शुरू करने वाले इसी में जल्दी से शुरू करेंगे और बहुत जल्दी पोषक तत्वों वाला, थोड़ा सा पोषक तत्वों का भी क्लियर करते हैं। पोषक तत्वों में से क्वेश्चन बहुत डेफिनेट आते हैं, पोषक तत्वों के वर्गीकरण में से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। आप प्रीवियस पेपर सोल्व कीजिए या आप जेट के पेपर देखिए, क्योंकि जेट और सुपरवाइजर का इसलिए साथ में कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि दोनों का सिलेबस एक जैसा है, 99.9% सेम है। कुछ एक तक परसेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो अपन बात करते हैं पोषक तत्वों की। किसकी बात करते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व, देखिए पादप पोषक तत्व। देखिए, देखो एक तो होता तत्व, फिर उससे बड़ा पोषक तत्व, फिर उससे बड़ा आवश्यक पोषक तत्व। तीन चीजें हैं। एक तो सबसे पहले है पोषक तत्व। पोषक तत्व आप किसे कहेंगे? फिर आप आवश्यक किसे कहेंगे? ये भी तो बात है। आवश्यक, भाई फर्क तो है ना। पोषक तत्व तो बहुत सारे हैं, उसमें से आप आवश्यक किसे कहेंगे? कोई भी ऐसा तत्व जो पौधे के पोषण में भाग लेता है, पौधे के विकास, वृद्धि और जनन, तीन चीजों के लिए जरूरी हो। विकास, वृद्धि और जनन, इन तीन चीजों में भाग लेता है, मतलब पौधे के जीवन चक्र में भाग लेता है, उसे तो अपन कहते हैं पोषक तत्व।
अब पोषक तत्व तो बहुत सारे हैं, लगभग 30 पोषक तत्व हैं, लेकिन क्या 30 के 30 आवश्यक है? नहीं है। आपको सब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जानते हैं आवश्यक केवल 17 है। आवश्यक को कितने रखे गए कैटेगरी में? 17। अब इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ रीजन तो होगा भाई। 30 में से 17 रखने के लिए भाई 13 को अलग किया गया, 17 को अलग किया गया, उसके पीछे कुछ कंडीशन होगी, कुछ शर्त होगी, कुछ बात तो होगी। 17 को ऐसे उठा के तो नहीं रखा। तो इसके लिए कि आर्नोन साइंटिस्ट था, आर्नॉन, इसकी अभी मैं बढ़िया व्यवस्था से लिख दूंगा एकदम। 1954 में आर्नोन ने क्राइटेरिया दिया, आवश्यक पोषक तत्वों की एक कसौटी दी। अब वो कसौटी क्या है? उसमें 3 कंडीशन अप्लाई करी उसने। कितनी कंडीशन अप्लाई करी? 3 कंडीशन उसने अप्लाई करी। नंबर 1 कि जो पोषक तत्व पौधे के जीवन चक्र के लिए जरूरी हो, मतलब अगर उस पोषक तत्व की कमी हो जाए तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। जीवन चक्र के लिए जरूरी हो और जीवन जीने के लिए, प्लांट के लिए जरूरी, उसे अपना आवश्यक बोलेंगे। सेकंड कंडीशन जो उसने बताई वो ये थी कि अगर कोई पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उस पोषक तत्व की कमी को केवल उसी से पूरा किया जा सके। जैसे कि मान लो सॉइल में फॉस्फोरस की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई? फॉस्फोरस की। अब फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए अपने को फॉस्फोरस ही देना पड़ेगा मिट्टी में, तब जाके इसकी कमी पूरी होगी। तो उसको तो आवश्यक बोलेंगे। अगर मान लो कमी फास्फोरस की हो रही है और अपन दे मैग्नीशियम रहे हैं और तब भी अपना काम चल रहा है, तो उसको आवश्यक नहीं बोलेंगे। जिस पोषक तत्व की कमी को केवल उसकी पूर्ति से ही पूरा किया जा सके उसे बोलते हैं आवश्यक पोषक तत्व। तीसरी कंडीशन ये थी कि कोई भी पोषक तत्व जो दैहिक व उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है उसे बोलते हैं आवश्यक। तो कोई भी पोषक तत्व, कोई भी न्यूट्रिएंट जो इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा वो तो है आवश्यक। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो वो आवश्यक श्रेणी से बाहर है। क्लियर? तो वैसे ये चीजें पूछने वाली नहीं, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब मेन चीजें जो क्या है देखिए, ठीक है। अब सुनो, आवश्यक पोषक तत्वों में क्या है? पोषक तत्वों में सबसे पहली चीज आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा। आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा किसने दी? आर्नॉन व स्टाउट ने। स्टाउट ने 1939। ठीक है। लेकिन अब आर्नोन बाद में अकेला आया तो उसने आवश्यक पोषक तत्वों के नियम जो बताए आपको, आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी, कसौटी बोल दो, शर्त बोल दो, कंडीशन बोल दो, ये जो दिया, ये दिया आर्नोन ने। कब दिया? 1954 में। 1954, ठीक है। 1954 में आर्नोन ने ये दिया कि कौन सा, कितने न्यूट्रिएंट होते हैं, आवश्यक कौन कौन से हैं, किस, अभी जो आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसके अलावा रिफाइंड, पुनः परिष्कृत करना भी वो आप इसमें लिख सकते हैं, पुनः परिष्करण। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पोषक तत्वों का पुनः परिष्करण किस वैज्ञानिक ने किया? आर्नो ने। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट आते हैं इसमें, डीजे निकोलस। तो क्रियात्मक पोषक तत्वों की अवधारणा, क्रियात्मक पोषक तत्वों की अवधारणा, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ फंक्शनल न्यूट्रिएंट किस वैज्ञानिक ने दिया था? डीजे निकोलस। डीजे निकोलस कब दिया था? 1965। ठीक है। तो ये तो हो गई 3 आपके बेसिक बातें। अब सबसे मेन बात जो करते हैं वो थे कि अभी अपने 3 शर्त बताई थी, उसमें सेकंड वाली कंडीशन थी कि कुछ जो किसी पोषक तत्व की कमी को केवल उसकी पूर्ति से ही पूरा किया जा सकता है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिनकी कमी हो जाती है तो दूसरे से भी आप उसको पूरा कर सकते हो। जैसे भाई अभी मैंने बताया कि अगर कमी फास्फोरस की तो फास्फोरस ही देंगे, तब जाके उसकी पूर्ति होगी। लेकिन कुछ जो न्यूट्रिएंट है वो उसमें उस सेकंड वाली कंडीशन का अनुसरण नहीं करते हैं। जैसे कि मोलिब्डेनम की कमी जो होती है, मोलिब्डेनम की
कमी जो होती है वो वेनेडियम व कोबाल्ट से पूरी की जा सकती है, जा सकती है। तो ये तो सेकंड वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं कर रहा। मोलिब्डेनम की जो कमी है उसको किस पे कमी, अब देखो कमी मोलिब्डेनम की है, आप पूरा कर रहे हो वेनेडियम और कोबाल्ट से। इसी प्रकार जो क्लोरीन की कमी है, क्लोरीन की कमी को आप पूरा कर सकते हो ब्रोमीन से व आयोडीन से। तो ये कुछ एक्सेप्शन निकले, कुछ अपवाद निकले, वो ठीक है। तो फिर जो डीजे निकोलस थे, इन्होंने बताया कि केवल फर्स्ट वाली और थर्ड वाली जो कंडीशन थी उनको जो फॉलो करेगा वो आवश्यक है, सेकंड वाली कंडीशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। चलिए साहब, ये तो हो गई बात, सामान्य बात। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पुटअप होते हैं, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन कराना, न्यूट्रिएंट क्या है, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ठीक है। अब सबसे जो मेन बात है वो है पोषक तत्वों का वर्गीकरण। क्या है? पोषक तत्वों का वर्गीकरण। जो अपने आवश्यक पोषक तत्व थे 17, इन 17 को किन किन प्रकार से, किन किन आधार से आप इनको वर्गीकृत कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण है वो है अपना, चलो उसके लिए नई हेडिंग डालते हैं, आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। देखिए, पोषक तत्वों का वर्गीकरण कई आधार पे है, जिनमें से सबसे जो पहला है वो है आवश्यक मात्रा के आधार पर। आवश्यक मात्रा के आधार पर, ठीक है। चलिए फटाफट बात करते हैं। ये वाला जो वर्गीकरण था ये दो वैज्ञानिकों ने दिया था, लूमीस और सूल ने। लूमीस व सूल के अनुसार, चलिए अब इन दोनों के अनुसार जो वर्गीकरण था वो क्या था, फटाफट अपने को ओनली विद इन 1 मिनट में समझना है। इन्होंने बताया कि पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो है वो तो है वृहत पोषक तत्व। क्या है? वृहत पोषक तत्व, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मैक्रो, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वृहत पोषक तत्व, ठीक है। और सेकंड जो क्लास बनाई इन्होंने वो बनाई सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या बनाई? सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। क्वेश्चन क्या आते हैं? निम्न में से कौन सा वृहत है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म। अब आपको देखना है, वृहत पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी आवश्यकता इनकी आवश्यकता 1 ppm से अधिक होती है। क्या होती है? 1 ppm से अधिक होती है। और जिनकी आवश्यकता क्या हो? 1 ppm से कम हो, उसे कहते हैं सूक्ष्म। सिंपल सी बात है कि जो 1 ppm से ज्यादा पौधे को चाहिए वो तो होंगे वृहत, और जो 1 ppm से कम चाहिए वो होंगे सूक्ष्म। बहुत छोटी बात है। इतने से भी ये तो आ सकता है ना कि किस पोषक तत्व की आवश्यकता 1 ppm से ज्यादा होगी, किस पोषक तत्व की आवश्यकता 1 ppm से कम होगी। तो बात वो भी जानना जरूरी है कि क्राइटेरिया जो अपन आवश्यक मात्रा के आधार पे पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, कितना ppm है, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले इसमें भी दो कैटेगरी डिवाइड की गई। ए जो है ए कैटेगरी जो है इसमें वो बनाई इन्होंने प्राथमिक पोषक तत्व। क्या बनाई? प्राथमिक। आप प्राथमिक को यहां पे मुख्य भी बोल सकते हो, मुख्य पोषक तत्व। इसमें कौन? एक सेकेंडरी बनाया इन्होंने, दूसरी क्लास द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक बोल दो चाहे आप इन्हें गौण बोल दो, एक ही बात है, सिंपल सी बात है। अब इनके एग्जाम्पल समझना है। प्राथमिक में जो मुख्य में था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
तथा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व पोटेशियम। कई लोग पढ़ाते हैं या कई जगह आप समझते हो, कई बुक्स में CHO को शामिल नहीं करते, बट आपको बता देता हूं CHO भी प्राथमिक पोषक तत्व है। CHO के बिना पौधे का कोई अस्तित्व नहीं है। प्लांट का जब स्टार्टिंग होती है वहां से उसको सबसे जो मेन है जर्मिनेट होने के लिए, अंकुरित होने के लिए सबसे जरूरी होती है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई पौधा अंकुरित नहीं होता। मृदा, जल, पोषक तत्व, हार्मोन लेना देना, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इग्नोर किया जाता है क्योंकि ये आसानी से वायु और जल के द्वारा प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको मेंशन नहीं करते, इनको मुख्य में शामिल मतलब लिखते नहीं है, बताते नहीं है तो मुख्य। पौधे का लगभग 95% भाग यही बनाते हैं। पौधे का लगभग कितना? 95% हिस्सा यही बनाते हैं। बाकी सारे पोषक तत्व 5 में है, 5 में से भी लगभग 3 से 4 तो अकेला नाइट्रोजन है। तो बाकी सभी तत्व जो हैं वो 2-3 बचे, 2-3% में बचे। इसलिए इनको, क्योंकि ये आसानी, जो चीज दुनिया में आसानी से मिलती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो CHO जो होता है ये आसानी से वायु और जल के द्वारा प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको मूल्य कम दिया गया है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम को मेन इनमें वैल्यू दी गई है, इनका महत्व ज्यादा दिया गया क्योंकि ये बहुत मुख्य है, बहुत जरूरी है वृद्धि के लिए, विकास के लिए, जनन के लिए। और इन तीनों की पूर्ति अपन ज्यादातर उर्वरकों के द्वारा करते हैं, इसलिए इन्हें उर्वरक पोषक तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्वरक पोषक तत्व भी कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं द्वितीयक। द्वितीयक में शामिल है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। क्या क्या शामिल है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब देखो बात यह है समझने की कि जब दोनों, प्राथमिक की भी आवश्यकता 1 ppm से ज्यादा है, द्वितीय की आवश्यकता भी 1 ppm से ज्यादा, तो फिर अलग अलग क्राइटेरिया प्राथमिक और द्वितीयक बनाने की जरूरत क्या पड़ी? प्राथमिक वे होते हैं जिनका मुख्य काम होता है, सबसे ज्यादा काम होते हैं, प्राइमरी वर्क्स होते हैं, ठीक है। द्वितीयक का आवश्यकता 1 ppm से ज्यादा है, बट इनके जो काम है ना वो प्राथमिक की तुलना में थोड़े कम है, इसलिए अपन ने इनको द्वितीय कैटेगरी में रखा। अब आ जाओ साहब सूक्ष्म पे। देखो सिंपल सी बात है, 3 3 6 और 3 3 9, 9 पोषक तत्व हटा दो 17 में से। कितने में से? 17 में से बचे कितने? 8। 8 के 8 बाकी सारे क्या हैं? सूक्ष्म है। मैं आपको एग्जांपल में लिख देता हूं, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, निकिल, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ये जो हैं आपके सारे के सारे क्या हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। इसमें एक तीसरा और है, वैसे वो इसमें है नहीं लेकिन फिर भी आपके लिए कर देते हैं। तीसरा एक है अति सूक्ष्म पोषक तत्व। अति सूक्ष्म पोषक तत्व। अति सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं जिनकी आवश्यकता 1 ppb से कम होती है। अति सूक्ष्म वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा है नहीं वैसे वर्गीकरण में, लेकिन फिर भी थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। जिनकी आवश्यकता 1 ppb से भी कम, पार्ट पर बिलियन से भी कम हो, उसे कहते हैं अति सूक्ष्म। देखो एक खास बात आपको बताना चाहूंगा। सूक्ष्म और अति सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं इनको सूक्ष्म इसलिए बोला गया है क्योंकि मात्रा कम चाहिए। अगर इनकी मात्रा थोड़ी भी ज्यादा हो जाती है मिट्टी में, फिर मिट्टी से पौधे में, तो ये जहरीले होते हैं। विषैला प्रभाव सबसे जल्दी होता है इनका। तो क्वेश्चंस आते हैं, निम्न में से किस पोषक तत्व का विषैला प्रभाव सर्वाधिक होगा, सबसे जल्दी होगा? तो जितने सूक्ष्म है या अति सूक्ष्म है उनका विषैला प्रभाव बहुत फास्ट होता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पुण्य? ये माइक्रो, इसके अलावा इनका एक और नाम है ओलिगो या ट्रेस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। माइक्रो, ओलिगो या ट्रेस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो आप इनको, इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे रूबिडियम, रूबिडियम, सेलेनियम, स्ट्रोसियम, रूबिडियम, सेलेनियम, स्ट्रोसियम और सिलिकॉन, कोबाल्ट, आदि, ठीक है।
ये है मेजर अति सूक्ष्म पोषक तत्व जो है, आप इनको अच्छे से एक बार देख लें और राइट डाउन कर लें, फिर अपन इसमें आगे दूसरा वर्गीकरण करेंगे। चलिए भाई, तो आगे बात करते हैं इसमें। आवश्यक मात्रा के आधार पर हो गया। सेकंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, पौधों में गतिशीलता के आधार पर, यहां से क्वेश्चन आता है। पौधों में गतिशीलता, और चलो साथ में एक और करवा देता हूं आपको, मृदा में गतिशीलता। मृदा में गतिशीलता के आधार पर, दोनों एक साथ हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा इजी रहेगा, थोड़ा आसान रहेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं रहेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। देखो, पौधे में गतिशीलता के आधार पर अपने पास 4 क्लासेज हैं इसकी। नंबर 1 जो है वो है अधिक गतिशील, हाई मोबाइल, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हाई मोबाइल, अधिक गतिशील। ठीक है, चलिए, हाई मोबाइल हो गया। दूसरा हो जाएगा मध्यम गतिशील, मध्यम गतिशील। थर्ड हो जाएगा कम गतिशील, और चौथी क्लास हो जाएगी इसमें अगतिशील। अगतिशील को आप स्थिर बोल सकते हैं, फिक्स बोल सकते हैं, इमोबाइल बोल सकते हैं। ठीक है, हाई मोबाइल, मॉडरेट मोबाइल, लेस मोबाइल और इमोबाइल। देखो, अपन 2 चीज एक साथ पढ़ेंगे इसकी, कि कोई भी पोषक तत्व की जब कमी होती है तो उसके लक्षण पौधे में कहाँ दिखाई देते हैं, कि किन, ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें एक साथ, कि गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण हो जाएगा, और जो डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स होते हैं, कमी के जो लक्षण होते हैं, वो किस पार्ट पर शो होते हैं, किस पार्ट पर दिखाई देते हैं। उसके लिए आपको एक प्लांट बनाकर समझा देते हैं। देखिए, ये एक प्लांट बनाया अपने, किसी का भी अपन मान सकते हैं इसको। ये इसकी नीचे की पत्तियां हैं, इन्हें बोलेंगे अपन पुरानी या नीचे की पत्ती बोलेंगे। ये हो जाएगी अपनी मध्यम पत्तियां। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी नई या ऊपरी पत्तियां। क्या हो जाएगी, नई या ऊपरी पत्तियां। और ये हो जाएगी अपने लिए शीर्ष कलिका। क्या हो जाएगी, शीर्ष कलिका। इस प्लांट को आप समझेंगे तो ये आराम से आपके समझ में आ जाएगा, बहुत इजी चीज है, बहुत आसान चीज है। देखो, जो सबसे ज्यादा जो गतिशील होते हैं, अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है, उसकी कमी होती है प्लांट में, तो उसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम नीचे दिखाई देते हैं यहां पर, अधिक गतिशील के। इसके अधिक गतिशील के। अब क्वेश्चन क्या आता, सुनो। क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पौधे की निचली पत्तियों पर या पौधे की पुरानी पत्तियों पर दिखाई देंगे। किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पौधे की नई या ऊपरी पर दिखाई देंगे। किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण मध्यम पर या शीर्ष कलिका पर। तो आप इस चीज को समझे, मध्यम पर मध्यम का दिखाई देगा, नई पर कम गतिशील का दिखाई देगा। किसका दिखाई देगा, कम गतिशील का। और शीर्ष कलिका पर दिखाई देगा स्थिर या अगतिशील पोषक तत्वों का। बस दैट्स क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। देखो, अधिक गतिशील वो होता है, आपको एग्जाम्पल देखना, सीधा सीधा एग्जाम्पल का ध्यान रखना है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, और एक और इसमें क्लोरीन, थोड़ा ध्यान से देखना है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। इन 6 पोषक तत्वों की कमी के लक्षण नीचे दिखाई देते हैं, क्योंकि यह उच्च गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, अधिक गतिशील। तो आप यहां लिख देना अपने को इसको, कमी के
लक्षण नीचे की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। चलिए साहब, हो गया। ठीक है। इसी प्रकार मध्यम में कौन है? मध्यम में ओनली एग्जाम्पल अपने पास जिंक। कौन है? जस्ता, जिसे अपन क्या बोलते हैं? जस्ता। जस्ते की कमी के लक्षण कहाँ दिखेंगे? मध्यम पत्तियों पर। कहाँ दिखेंगे? मध्यम पत्ती। क्वेश्चन आता है, किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण मध्यम पत्तियों पर दिखाई देते हैं? मध्यम पत्तियों पर किसके दिखाई देते हैं? जस्ते। ठीक है। इसके बाद वाली कौन सी वर्ग है? कम गतिशील। कम गतिशील में अपने पास आएंगे आयरन, कॉपर, मैग्नीज और सल्फर। कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे? नई पत्तियों पर। कहाँ दिखाई देंगे? नई या ऊपरी पत्तियों पर। सिंपल। और लास्ट में कौन है? अगतिशील। इसमें है कैल्शियम और बोरोन। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पौधे में अगतिशील तत्व कौन से हैं? पौधे में अगतिशील कौन कौन होता है? कैल्शियम और बोरोन। आप इसको विशेष ध्यान देने की बात है, ये क्वेश्चन खूब आता है। पौधे में कौन कौन से तत्व, इममोबाइल बोल दो, फिक्स बोल दो अंग्रेजी में, हिंदी में आता है अगतिशील या स्थिर। कौन कौन से तत्व होते हैं? कैल्शियम और बोरोन। इनकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं? एपिकल बड पर। कहाँ दिखाई देते हैं? शीर्ष कलिका पर। कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं? शीर्ष कलिका पर। ठीक है। ये हो गया साहब, आपकी दो चीजें क्लियर हो गई एक साथ में। एक तो कि कौन कौन से पोषक तत्व गतिशील है, कौन से कम गतिशील है, कौन से अगतिशील है। इसके अलावा किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण पौधे के किस हिस्से पर दिखाई देता है। तो आपकी दो चीजें एक साथ क्लियर हुई है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहां से दोनों में से क्वेश्चन आता है। चलो मैं इधर इस प्लांट को रफ करते हैं, इधर अपन पढ़ेंगे मृदा में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण। फटाफट देखिए, देखिए मृदा में गतिशीलता के आधार पर भी तीन वर्ग हैं। जो पहला वर्ग है वो है अधिक गतिशील, और दूसरा है कम गतिशील, और तीसरा है अगतिशील। तीसरा क्या है? अगतिशील, इमोबाइल। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसमें तीन ही क्लास है, अधिक गतिशील, कम गतिशील और अगतिशील। ठीक है। तो देखिए जल्दी फटाफट, जितने भी धनायन है वो क्या होते हैं? जितने भी धनायन है वो जो होते हैं कम गतिशील। ठीक है। जितने भी धनायन मतलब देखो, अमोनियम। ठीक है। एक एक एग्जांपल जरूर ध्यान रखिए। एग्जांपल में अमोनियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ठीक है। आयरन, कॉपर। ठीक है। जितने भी ऋणायन है वो सारे क्या होते हैं? अति गतिशील। फॉर एग्जांपल नाइट्रेट, क्लोरीन, बोरोन, मोलिब्डेनम, सल्फेट यानी कि सल्फर, और एक इसका अपवाद है उसको आप अलग से लिखें। मैग्नीज जो है ये धनायन होते हुए भी अधिक गतिशील है। मैग्नीज धनायन होते हुए भी क्या है? अधिक गतिशील है। कम गतिशील में हो गया। गतिशील में कौन है? ये ज्यादा आता, सबसे ज्यादा गतिशील के पूछते हैं, जिंक और जो फोस्फोरस है। फोस्फोरस के दो रूप अपने पास, H2PO4 माइनस एंड HPO4-2। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पौधे में अगतिशील कौन है? जिंक और फोस्फोरस। कौन है? जिंक और फोस्फोरस। इसका विशेष ध्यान रखें। अब ये फटाफट आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि ऋणायन वाले कम गतिशील क्यों हैं, धनायन वाले, ऋणायन वाले अधिक गतिशील क्यों हैं, और धनायन वाले कम गति। देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका, यहां समझिए आप उस चीज को। जो मृदा कोलाइड होता है, इस कोलाइड पर हमेशा ऋणावेश रहता है। जो इस चीज को समझ लेगा उसको ये रटने की जरूरत ही नहीं है, ये उसको वैसे ही क्लियर हो जाएगा अगर इस चीज को आप समझेंगे तो। कोलाइड पर ऋणावेश होता है। जो ऋणायन वाले हैं कभी भी इसके ऊपर अवशोषित नहीं होंगे, क्योंकि समान आवेश वाले कभी
एक पास नहीं आते, चिपकते नहीं है, उनमें आकर्षण की जगह प्रतिकर्षण होता है। तो ऋणावेश वाला इससे दूर रहेगा। ऋणावेश वाले क्या रहेंगे, जितने की नाइट्रेट है, क्लोरीन है, बोरोन है। और जो धनावेश वाले हैं, विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इसके ऊपर ऋणावेश है, तो धनावेश वाले तो आकर इसके ऊपर चिपक जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो जो चिपक गया वो जल्दी से हटेगा नहीं, मतलब वो स्थायी होने की क्षमता रखता है, तो उसको बोलते हैं कम गतिशील। वो बहेगा नहीं पानी के साथ, इसलिए बोलते हैं कम गतिशील। और जो ऋणायन है वो बाहर हैं, वो किसी का सहारा नहीं है उनको, तो क्या होंगे, पानी के साथ फटाफट मूवमेंट करेंगे, बहेंगे, इसलिए उनको बोलते हैं अधिक गतिशील। इस चीज को आप ध्यान में रखना है। तो आपको ये याद, बस अगतिशील याद करना आपको। जिंक और फॉस्फोरस अगतिशील होता है, यही सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। इधर से प्लांट में अगतिशील क्या होता है, कैल्शियम और बोरोन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। पौधों में गतिशीलता के आधार पर अभी थोड़ा वर्गीकरण रह चुका है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। कार्य के आधार पर वर्गीकरण जो है पौधों में, कार्य के आधार पर है, कुछ धातु अधातु है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। और अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।